हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पूरन करियर एजुकेशन पे। पूरन करियर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि लास्ट संडे को हमारा जेईई एडवांस का पेपर कंडक्ट हुआ और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे। तो आज जो हमारा जो पेपर कंडक्ट हुआ है लास्ट वीक, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। और क्योंकि ये पेपर 2 सेगमेंट्स में होता है तो हम पेपर 1 पहले डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। फाइन। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले बच्चों, ईयर 2025 का जो है जेईई एडवांस का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। फाइन। तो सबसे पहले हम पेपर 1 ले रहे हैं और पेपर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं अपना एक थोड़ा सा एनालिसिस लूँ, और जैसे मैंने अपनी टीम के साथ डिस्कस भी किया, तो ये पाया कि इस साल का जो पेपर था मॉडरेट टू टफ साइड था। इजी तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे क्योंकि जेईई एडवांस्ड है, लेकिन मॉडरेट टू टफ साइड था। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग हो, राइट। काफ़ी चीज़ें बिल्कुल पैटर्न को फॉलो कर रही थी, हर साल के ट्रेंड को फॉलो कर रही थी, और क्वेश्चंस एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वर मॉडरेट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जेईई एडवांस के पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या इससे लर्निंग देख सकते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, राइट। ओके, यस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस पेपर 1। ओके, तो क्या है पहला क्वेश्चन? देखिए, द हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्राइट एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर दिया हुआ है? 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। And ammonium nitrate at 200 to 250 degree Celsius is associated with the formation of nitrogen containing compound X and Y respectively are। ये कह रहा है मेरे दोस्त कि प्यारे बच्चों कि अमोनियम, ओके, थोड़ा सा मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। फाइन, ओके, नाउ इट विल वर्क वेल। ऑलराइट, तो अब मैंने क्या किया, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करता हूं कितना, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और फिर ये पूछ रहा है कि भाई मैंने अमोनियम नाइट्रेट को भी जो है, अमोनियम नाइट्रेट को भी मैंने क्या किया, हीट किया 200 to 250 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि जब मैंने इन कंपाउंड्स को हीट किया तो क्या बनाते हैं यार, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना। और बहुत ऑब्वियस सी बात है यार, ये जो रिएक्शन है, जब इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को मैं बर्न करता हूं तो ये जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बनाते हैं। और हमें पता है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो मुझे क्या बनता हुआ दिखाएगा कि आगे इसको अगर मैं बर्न करूं, है ना, इस अमोनियम नाइट्राइट को, तो मुझे क्या बनता हुआ दिखाई देगा, N2। क्या बनता हुआ दिखाई देगा, N2, है ना। और जब मैं अमोनियम नाइट्रेट को बर्न करता हूं, याद करो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो जब मैं इसको बर्न करता हूं तो क्या मिलता है मेरे को, N2O, राइट। और यहां पे एक तरीके का मैं कह सकता हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है यार, क्योंकि यहां पे जो नाइट्रोजन है मेरा -3 स्टेट में, और यहां पे जो है मेरा ये +3 स्टेट में। यहां भी मेरा नाइट्रोजन -3 स्टेट में, लेकिन यहां जो मेरा नाइट्रोजन है +5 स्टेट में। कौन सी स्टेट में, +5। तो एक तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन भी है, और N2O बनता है और यहाँ पे N2O बनता है। तो यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर अगर मैं इसका देखूं तो वो क्या होगा, N2 + N2O। तो A शुड बी द करेक्ट आंसर, N2 + N2O। फाइन, आई होप पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ मैक्सिमा ऑफ द ऑब्जॉर्प्शन बैंड इन द अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्सेस। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है ना। है ना, किसका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हाँ यार सर, समझ में आता है हमें, ये बिल्कुल समझ में आता है। अच्छा, अब क्या है इसमें देखो, ओके, ऑलराइट। अब ये पूछ रहा है हमें वेवलेंथ निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, वेवलेंथ। यार बच्चों, अगर मैं आपसे देखूं, ये आपसे क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ। और इस तरीके का क्वेश्चन हमने क्लास में भी बहुत बार करता है। तो वेवलेंथ के बारे में अगर पूछ रहा है ना, वो वेवलेंथ के बारे में पूछ रहा है, दैट इज मैक्सिमम वेवलेंथ। तो इनडायरेक्टली वो किसके बारे में पूछ रहा है, एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। तो अगर लैम्डा मैक्सिमम है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम, है ना। और बच्चों, क्योंकि यहां पे हमारे सारे जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कैसे ऑक्टाहेड्रल है, कैसे ऑक्टाहेड्रल है, तो कहीं ना कहीं ये किसकी बात कर रहा होगा, यहाँ पे CFSE की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा, CFSE की। हाँ सर, पॉइंट समझ में आता है। CFSE, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, डेलो। क्लास में हमने बहुत बार इसको रिपीट किया है, बहुत बार पढ़ा भी, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है। अब देखो, क्योंकि डेलो CFSE को बताता है और ये एनर्जी मिनिमम के बारे में बता रहा है, तो मुझे क्या बताना है, मिनिमम एनर्जी भी बतानी है ना, एक तरीके से। और ये आपसे पूछ क्या रहा है, लैम्डा मैक्सिमम। अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताओ बच्चों, कि आपको ये याद है कि ऑलराइट, यस, हाँ, तो एक बात बताओ कि डेल ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFS, और वो किसके बराबर है, एनर्जी। हाँ सर, बिल्कुल बात सही है। और क्या आपको ये बात भी पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जो CFSE होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू
वीक फील्ड लिगेंड की CFSE, हाँ सर पॉइंट समझ में आता है। इसका मतलब अगर डेलो ज्यादा है तो एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा है और लैम्डा मिनिमम है, और या मैं ये कह सकता हूं कि एनर्जी अगर मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ सर समझ में आता है। अब मुझे एक बात बताओ, इन सभी क्वेश्चंस में अगर मैं देखूं तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है? हाँ सर बिल्कुल बात है। और CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किससे ज्यादा? अमोनिया भी एक तरीका का है, अमोनिया भी अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप लिगेंड देखो पहले, लिगेंड कौन से यहाँ पे, एक CN लिगेंड है, हाँ सर समझ में आता है, एक H2O लिगेंड है, हाँ सर, और कौन से यहाँ पे देखो, एक अमोनिया वाला लिगेंड भी है ना, और फिर कौन सा है, क्लोरीन वाला लिगेंड है, हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या होगी? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या हो सकती है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड देखो बिल्कुल आसान है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या होगी? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या होगी बच्चों? सबसे पहले CN होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, उसके बाद कौन सा होगा? अमोनिया होगा, बिल्कुल सही बात है सर, फिर कौन सा होगा? पानी होगा, और फिर कौन सा होगा? फिर कौन सा होगा बताओ यार? क्लोरीन होगा, है ना। तो ये यहां से यहां अगर मैं देखूं, यहां से यहां जो मेरी एनर्जी वो मैक्सिमम है ना, तो मुझे एक बात बताओ यार, एनर्जी अगर मैक्सिमम यहां पे है तो यहां से यहां वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए ना, यहां से यहां वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन देख लो, तो अगर मैं यहां पे देखो, अगर आप बी ऑप्शन देखें तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसके लिए तो उल्टा लैम्डा क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी ना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ना। अगर CN देखूं ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं यहां देखूं, यहां 6 अमोनिया है, तो ये तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन भी आ गया, तो ये वाला ऑर्डर भी क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास अमोनिया, ये ऑर्डर भी गलत है, क्यों? क्योंकि यार CN मैंने बताया ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज कंपेयर टू अमोनिया, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा क्या? अगर हम यहाँ पे देखें तो CN का जो डेलो है सबसे ज्यादा होगा, तो उसका लैम्डा भी क्या होगा? सबसे मिनिमम होगा, और इसका क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इसका डेलो सबसे क्या होगा? कम होगा, और इसका लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द आंसर इज ए। क्या पॉइंट समझ में आता? बेहद आसान था और आप इसको बहुत आसानी से कर सकते थे अगर आपको लिगेंड का स्ट्रेंथ ऑर्डर आता था, है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट, ओके, या अभी क्या, हाँ इनऑर्गेनिक पे है। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन विद आयोडाइड आयन इन द न्यूट्रल मीडियम इज। यार बच्चों आपको तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से याद होगा ना, काफी बार हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं रेडॉक्स के चैप्टर में, दैट KMnO4 इज कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप एक बात बताओ बच्चों, MnO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? आयोडाइड के साथ। किसके साथ एक्ट कर रहा है? आयोडाइड के साथ। अब मुझे एक बात बताओ, MnO4 क्या एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना यार बच्चों। कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। तो ये I नेगेटिव को क्या कर देगा यार? ऑक्सीडाइज कर देगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा फिर फाइनली? IO3 नेगेटिव, है ना। और MnO4 खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO2। तो अगर आप देखें I नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर दिया? IO3 नेगेटिव। तो इसमें क्या पूछा? वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन। तो क्या IO3 बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सिंपल था यार। अगर आपको रेडॉक्स आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यस, मूविंग अहेड बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं आगे। यस, ओके, कंसीडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन्स गिवन बिलो, द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, और अगर हम इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं GOC चैप्टर से है। कौन से चैप्टर से बच्चों? GOC चैप्टर से रिलेटेड है ना। ओके, अगर हम GOC से हम इसमें देखें, हम ये जो यहाँ पे सारे इन्होंने क्या किए हुए हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, और इन्होंने यहाँ पे सारे हाइड्रोजन वो मार्क भी किए हुए हैं, है ना। सारे हाइड्रोजन क्या किए हुए हैं? मार्क। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे एसिडिक कैरेक्टर पता लगाना है तो मुझे आपको पता होगा कि हम वहां से हाइड्रोजन को क्या करते हैं? पहले हटाते हैं, है ना। तो हम सब केसेस में सबसे पहले क्या करेंगे? हाइड्रोजन को हटा देंगे, है ना। तो हाइड्रोजन को हटाएं तो क्या क्या बनता है मेरे पास? देखो, अगर मुझे इसका एसिडिक कैरेक्टर बताना है बच्चों, तो आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं हम? सब केसेस में से हाइड्रोजन को हटा देते हैं। हाँ ना, समझ में आता है। तो अब देखो, करो बच्चों, इसको करो सॉल्व। तो एक बार बताओ, क्या इसको मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूं?
तो बना ये, है ना, ये क्या बना यहाँ पे, ये बन जाएगा, है ना, और नेगेटिव यहाँ बनेगा। हाँ सर बिल्कुल सही सी बात है। इसका एक कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो वो कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, और ये इस तरीके से होगा। हाँ सर समझ में आती है बात। और एक और मिथाइल ग्रुप, है ना, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और ये नेगेटिव आएगा, है ना। फिर एक और कॉन्जुगेट बेस बनाओ इसका, तो वो कैसे दिखाई देगा बनता हुआ, वो ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये नेगेटिव, और ये, है ना, ये नेगेटिव और ये। हाँ सर समझ में आता है पॉइंट। अब देखो बच्चों, क्या ये एक स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, आप इसको बनाओ यार। तो ये उल्टा कैसा कैरेक्टर दे रहा है रिंग में, सोचो बच्चों बताओ। ये रिंग में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर दे रहा है ना, तो यार ये तो बहुत हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, तो ये तो एसिडिक नहीं होगा, पक्की बात है सर, समझ में आता है। अब इस केस में देखो, इस केस में वही दोबारा एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर पहले से ही है, और अगर आप इसमें क्या कहते हैं कि चार्ज को डीलोकलाइज भी करा दोगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल ए और बी सी बिल्कुल लगभग सिमिलर से हैं, है ना। अगर हम इसको बात करें, इस वाले ऑप्शन को, तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और दोबारा यहाँ पे एक एंटी एरोमेटिक स्पीशीज बनना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। बचता ऑप्शन बी है, और बी में देखो, बी में आप नेगेटिव चार्ज को क्या करो, डीलोकलाइज, बी में आप नेगेटिव चार्ज को क्या करो, डीलोकलाइज। तो अगर आप इसको डीलोकलाइज करोगे तो आपको नहीं लगता यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो फाइनली आपको एक कैसा बनता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा और अच्छे बेहतरीन तरीके से दिखाना स्टार्ट करूं तो आपको कैसे दिखाई देगा, देखो, यस, ओ सॉरी, ये ऐसे, है ना, और यहाँ पे एक नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऐसे, है ना, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे ये, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता यार यहाँ पे कहीं ना कहीं एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, सॉरी, यहाँ पे कैसा कैरेक्टर आ गया बच्चों, एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया। कैसा कैरेक्टर आ गया, एरोमेटिक। तो अगर यार इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया तो आपको नहीं लगता यार ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। एरोमेटिक स्पीशीज तो हाईली स्टेबल होती है ना यार, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, जीओसी से रिलेटेड था और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपको रेजोनेंस अगर अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, है ना। चलते हैं आगे। यस, regarding the collect molecular orbital energy levels for the homonuclear diatomic molecule is incorrect statement हमें इसमें बताना है ना। इसमें क्या है, regarding the molecular orbital energy levels for homonuclear diatomic, मतलब homonuclear बोले तो same type of species like X2, है ना, या A2, उनके लिए आपको कुछ स्टेटमेंट बतानी है। MOT से रिलेटेड है तो कौन से चैप्टर का है ये, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। तो हम अलग अलग ऑप्शंस को पढ़ते हैं और हमें क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Ni2 इज 0। बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि यार इनर्ट गैसेज होती है तो बॉन्ड बनाती नहीं है ना बच्चों, है ना। इनर्ट गैस तो अपने मॉलिक्यूल्स बना ही नहीं पाती क्योंकि उनके ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल कन्फिगरेशन फुलफिल्ड होती है। तो पक्की सी बात है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, मतलब ये करेक्ट है। ये क्या है, करेक्ट है। द बॉन्ड एनर्जी, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज होमो ऑफ F2 इज सिग्मा टाइप। बच्चों अगर आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो आप पाओगे कि जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो होमो सिग्मा में नहीं जाता, है ना, सिग्मा में नहीं जाता। तो ये वाला तो कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट। अगर आप इसका MOT बनाओगे तो आप पाओगे कि होमो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा में नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ, तो ये वाला क्या, इनकरेक्ट है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 स्मॉलर देन दैट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। नहीं यार, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर देखूं किसका, O2 पॉजिटिव का अपन निकालोगा ना MOT से, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5, और O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। तो एक बात बताओ, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, आपको नहीं लगता बच्चों बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी? तो यार ये बात तो उल्टी कह रहा है ना बिल्कुल। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ये भी इनकरेक्ट है ना, और ये भी क्या है, इनकरेक्ट है ना। मैं दूसरे से मार्क कर देता हूँ, यस, ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है ना। बी और सी दोनों ही क्या है, इनकरेक्ट। अब क्या है, डी ऑप्शन, द बॉन्ड लेंथ ऑफ लिथियम 2 इज लार्जर देन दैट ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। अब मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन, हीलियम,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। यहां से यहां जाते हो तो साइज तो क्या हो रहा है, घट रहा है ना यार, साइज घट रहा है। या मैं ये कह सकता हूं कि लिथियम का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू तो क्या, बोरॉन, तो लिथियम 2 का साइज भी बड़ा होगा ना एज कंपेयर टू बोरॉन। तो बिल्कुल सही बात है यार, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट कौन से हैं, बी और सी। काफी आसान था बच्चों, अगर आपको एमओटी अच्छे से आता था यू कैड हैव इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइन, चलते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी आसान सवाल था। ओके, नाउ द पेयर ऑफ डायमैग्नेटिक आयंस इज, देखो बच्चों कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है वो एफ ब्लॉक से रिलेटेड है ना। और एफ ब्लॉक में आपको मैंने बताया था, क्लास में हम पढ़ाते हैं कि आपको अलग अलग इलेक्ट्रिकल सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जितने भी हमारे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी जो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं है ना, जितने भी हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कन्फिगरेशन आपको आनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल कन्फिगरेशन आनी चाहिए। और काफी अमूमन पूछा भी जाता है, वो जेई मेंस एंड जेई एडवांस में। अब आपको क्या पूछ रहा है, द पेयर ऑफ डायमैग्नेटिक आयंस, डायमैग्नेटिक का मतलब जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या मैं कह सकता हूं कि आपको जो ऑर्बिटल होना चाहिए है ना, वो कैसे होने चाहिए, फुली फिल्ड होने चाहिए है ना। क्या होने चाहिए, फुली फिल्ड। अब हम क्या करते हैं, लैंथेनाइट, सीरियम, वाईबी, लुटेशियम, इन सब की जो है इलेक्ट्रिकल कन्फिगरेशन निकालने की कोशिश करते हैं, और जिसमें भी इलेक्ट्रिकल कन्फिगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड होंगे वो डायमैग्नेटिक होगा, या इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे तो भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो अब हमें क्या करना है, इन सब में इलेक्ट्रिकल कन्फिगरेशन निकालनी है, राइट। तो एक एक करके हम इलेक्ट्रिकल कन्फिगरेशन निकालें, हाँ ना बच्चों, बताओ यार, आई होप आप इसको कर पाओगे, राइट। तो अगर आप यहां पे इनकी इलेक्ट्रिकल कन्फिगरेशन निकालोगे तो आप पाओगे कि ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में जो है आपकी इलेक्ट्रिकल कन्फिगरेशन, या आपको मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फुली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फुली फिल्ड है। तो ये सारे स्पीशीज कैसे हो जाएंगे बच्चों, बताओ, डायमैग्नेटिक। समझ में आता है, ये सारे स्पीशीज कैसे हो जाएंगे बच्चों, डायमैग्नेटिक। आई होप काफी आसान सा क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन आसान था अगर आपको इलेक्ट्रिकल कन्फिगरेशन याद होती, और आपको इलेक्ट्रिकल कन्फिगरेशन बच्चों याद होनी चाहिए। और इसका मतलब ये भी है आपको पीरियोडिक टेबल के अधिकतर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिकल कन्फिगरेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया भी नहीं हुआ आपको एटॉमिक नंबर, गिवन डेटा भी नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको गिवन डेटा भी नहीं दिया हुआ। आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा बच्चों। अब चलते हैं आगे। ओके ओके, फॉर द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। तो बच्चों ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो एक रिएक्शन सीरीज दी हुई है और हमें आइडेंटिफाई करना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बच्चों इसमें ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल और इसमें मैंने HBr डाला, तो मैं सबसे पहले देख लेता हूं मेरा पी क्या बनेगा यार। सिंपल सी बात है, मेरा पी क्या बनेगा, एक H ऐड हो जाएगा और एक H आ जाएगा, है ना। फिर आपने इसमें क्या करा है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और बच्चों पता है फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपका क्या ऐड हो जाता है, आयोडाइड। तो ये Br की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, आयोडाइड आयन आ जाएगा, हाँ या ना बच्चों। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा P, और ये क्या होगा Q, है ना। अब P में आपने स्वार्ट्ज रिएक्शन करा तो R बना, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन कराओगे तो R कैसे बनेगा, मतलब R में क्या होगा। देखो अगर आप यहाँ पे R को देखो तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोराइड आयन को ऐड करते हो, किसको ऐड करते हो, फ्लोराइड आयन को। तो Br की जगह क्या आ जाएगा बच्चों इस बार, फ्लोराइड आयन, है ना। तो ये आपके पास P है, ये Q है, और ये क्या आपके पास R है। काफी सिंपल सा। ये सारे रिएक्शन जो हैं बच्चों, ये सारे जितने भी रिएक्शन है ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये सारे रिएक्शन जो है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन देखें, इन द ऑप्शंस X इज एनी अदर एटम अदर देन कार्बन हाइड्रोजन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इन P, Q एंड R। बिल्कुल सही बात है। द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन P, Q, R फॉलोज द ऑर्डर। तो आप एक बात बताओ यार, कार्बन आयोडाइड बॉन्ड ज्यादा होगा कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड से, और फिर कार्बन और कौन सा है हमारे पास, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड्स, है ना। सिंपल सी बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो ये आयोडाइड वाला किस में आता है बच्चों, Q में, है ना, ये Q में आता है। और ब्रोमीन वाला किस में आता है, ब्रोमीन वाला देखो, ब्रोमीन वाला किस में आता है, P में, हाँ सर सिंपल सी बात है। और F वाला किस में आता है, F वाला किस में आता है, F वाला आता है R में। तो यार बॉन्ड ऑर्डर Q, P और R होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, Q, R, P। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, है ना। तो कार्बन X बॉन्ड लेंथ इन P, Q, R फॉलोज द ऑर्डर। अगर आप देखो, अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है ना, तो बॉन्ड इंथैल्पिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा ना। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर होगा क्या होगा, R देन P एंड देन Q। ऑप्शन बी तो सही है, ऑप्शन बी तो सही है। देखो बिल्कुल आसान है यार, अगर आपने इसको समझा होता। यस, द रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इन PQR इज
P देन R एंड Q। मुझे एक बात बताओ, जो जितना अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा, हमने पढ़ा हुआ ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जो जितना ज्यादा गुड लिविंग ग्रुप होगा उसका रेट सब्स्टिट्यूशन में, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, है ना। ये बात तो हमने समझी हुई है। अब मुझे बताओ, आयोडाइड का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है फिर ब्रोमीन नेगेटिव और फिर F नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या ऑर्डर फॉलो करनी चाहिए, Q फिर P एंड देन R, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्या दिया हुआ है, PRQ, तो ये वाला भी कहीं ना कहीं गलत है। यस, ये वाला भी गलत है। द pK वैल्यूज ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप इन PQR फॉलोज द ऑर्डर। pKa वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है, pKa वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, HI ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है HBr से और फिर ये HF से, है ना, तो इसका मतलब ये Ka ऑर्डर होता है, तो pKa ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, तो अगर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, Q को, ये किसको ऑर्डर रिप्रेजेंट करेगा, P को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, R को। तो pK क्या होगा, R देन P, R देन P एंड देन Q, राइट। आई गेस हमने इसको सही किया हुआ है। एक बार हम दोबारा देखते हैं, R P एंड Q, क्या हमने सही किया इसको, हाँ है ना, यस बिल्कुल सही किया। तो ये वाला भी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी, राइट। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, राइट। ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हमारा ऑर्डर जो आएगा, अगर हम यहाँ पे देखें, वो क्या आना चाहिए, pK, R देन P, फिर क्या आना चाहिए, Q, लेकिन यहाँ पे क्या है, R Q एंड P। समझ में आया बच्चों, चलते हैं आगे, राइट। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। यस, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे क्वेश्चन है। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द डाइक्रोमेट आयन, मतलब डाइक्रोमेट आयन कौन सा हो गया, डाइक्रोमेट, दैट इज Cr2O7, 2 नेगेटिव, है ना। In aqueous solution is reduced to Cr+3. The current in amperes that follows through the cell for 48.5 minutes to produce 1 mole of Cr+3 is इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर इसका मुझे अगर रेडॉक्स रिएक्शन लिखना पड़े बच्चों, तो आप कैसे लिखोगे इसका रेडॉक्स रिएक्शन, लिख के बताओ। पहले सोचो कि आप इसके रेडॉक्स रिएक्शन में क्या कर सकते हो, सोचो जरा, इसका रेडॉक्स रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, इसका रेडॉक्स रिएक्शन कैसे लिख सकते हो आप। तो बच्चों मुझे पता है कि मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे Cr2O7 दिया हुआ है, 2 नेगेटिव, और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जो मुझे अभी वैल्यू निकालूंगा, और क्या बना देगा फाइनली, Cr+3। हाँ सर, और ये 2 मोल से ले लेता हूँ बैलेंस करने के लिए, है ना। अब मुझे बताओ इसमें कितना आ रहा है, 2x = 12, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2x = +6, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा बच्चों, बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया होगा, है ना। समझ में आता है बच्चों। तो मैं कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ अपने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड, मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई 6 फैराडे के लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई 1 Cr के लिए, यस, द करंट दैट फ्लोज थ्रू द, ओके, 1 Cr+3 के लिए 6 फैराडेज की रिक्वायरमेंट होती है ना। कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 6 फैराडे, मतलब 6 फैराडे आपका टोटल चार्ज पास होना चाहिए। अब आप करंट कितनी देर पास कर रहे हो, 40, आई मेरे को निकालना है, करंट ही तो निकालना है, यस करंट मुझे निकालना, और टाइम कितना दिया, 48.25, तो मैं इसको सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब यहाँ पे कितना है, 6 × 96500, और आई × 48.25 × 60, तो फाइनली मैं यहाँ से आई की वैल्यू भी निकाल लूंगा। और फाइनली जब आप सारी कैलकुलेशन यहाँ पे करोगे, तो बच्चों इसको कैलकुलेट करो, क्या आ सकता है, सोचे इसका फाइनल आंसर क्या आ सकता है, राइट। तो अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, दोबारा इस पूरे को सॉल्व करोगे, तो आई की वैल्यू कहीं ना कहीं आपको 100 आएगी यहाँ पे, है ना। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 100, है ना। आंसर क्या होगा, 100। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, राइट। एट 25 डिग्री सेल्सियस आयनिक इक्विलिब्रियम से बेस्ड क्वेश्चन है ये बच्चों, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन in 1.00 × 10⁻³ molar aqueous solution of a weak monobasic acid having dissociation constant as this is this the value of X is। बच्चों आपको कहीं ना कहीं ये बताया हुआ है कि ये आपके पास टोटल एसिडिक कैरेक्टर है, और आपको पता है जब किसी सोल्यूशन में वाटर का भी कंट्रीब्यूशन है, क्या हमने केस का सोल्यूशन किया था, यस, इसके आइडियाज हमने डिस्कस किए हैं यानी कि इक्विलिब्रियम की क्लास में, कि अगर आपको H पॉजिटिव सोल्यूशन दिया हो
और उस केस में अगर आपको वाटर का भी कंट्रीब्यूशन ऐड करना हो, किसका कंट्रीब्यूशन ऐड करना बच्चों, वाटर का भी कंट्रीब्यूशन ऐड करना हो, तो फाइनल जो आपका H पॉजिटिव आता है वो क्या होता है, रूट ऑफ Ka इंटू सी प्लस क्या Kw। ये आपका फाइनल एसिडिक ऑर्डर आता है। क्या बच्चों आपको ये याद आ रहा है, हमने केस किए थे कि अलग अलग कंसंट्रेशन पे, अलग अलग कंसंट्रेशंस पे या अलग अलग कंसंट्रेशन की वैल्यूज पे अलग अलग केस बनते हैं वीक एसिड के लिए। और जब ये वाली कंडीशन हमारे मैच हो रही है क्योंकि यहाँ पे एसिड की जो स्ट्रेंथ है बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं हमें वाटर का भी कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, और वो सारे केसेस जहाँ पे हमें वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना होता है उसमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ही आती है। अब मुझे कुछ नहीं करना बच्चों, वैल्यूज डालना स्टार्ट करनी है। तो K की वैल्यू कितनी है यार, 4 इंटू 10⁻⁻11, कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ 10⁻⁻3 प्लस Kw हमें पता है कितना होगा 10⁻⁻14। अब आप इस पूरी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है, करो सॉल्व बच्चों, क्या हो सकता है। अब इसको पूरे वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं और फाइनल इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या आ सकता है फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा अगर हम इसको सॉल्व करें, तो फाइनली कहीं ना कहीं इसको अगर हम सॉल्व करें, सॉरी हाँ यस, तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें इस वाले क्वेश्चन को, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं 2.24 इंटू 10⁻⁻7 आएगा, है ना। काफ़ी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता था तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2.24। समझ में आता है बच्चों, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम से था और केस हमने डिस्कस किए थे, वैल्यूज डालनी थी सीधी और यू कुड हैव कैलकुलेटेड द आंसर। आई होप दैट वाज प्रीटी इजी फॉर यू टू सॉल्व, राइट। चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है कि देखो, द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ वैन डर वाल गैस, वैन डर वाल गैस की बात हो रही है। द वैन डर वाल गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सप्रेसिंग द वैन डर वाल्स इक्वेशन एज ए क्यूबिक इक्वेशन। सिंपल सी बात है यार, ये तो हमने किया भी है कि वैन डर वाल इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट, with Vm as variable। सही बात है। The ratio of the coefficient of Vm squared to the coefficient of Vm for a gas having van der Waals constant A and B at 300 and 300 atmosphere is। काफी सिंपल सा सवाल था बच्चों, ज्यादा कैलकुलेशन वाला ही पार्ट था, अदरवाइज इट वाज अ फेयरली इजी क्वेश्चन, फाइन। तो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो बच्चों एक बात बताओ, क्योंकि वैन डर वाल इक्वेशन की बात हो रही है तो पहले वैन डर वाल इक्वेशन को लिख लेते हैं मोलर फॉर्म में, है ना। किस फॉर्म में लिख लेते हैं, मोलर फॉर्म में, फाइन। जस्ट अ सेकेंड, यस इट्स वर्किंग फाइन, ओके या फाइन। तो मोलर वॉल्यूम की बात हो रही है, तो हम वैन डर वाल इक्वेशन हमें पता बच्चों कैसे लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू A बाई VM स्क्वायर, है ना, इंटू VM माइनस बी, है ना, VM माइनस बी, और इसको कैसे लिख सकते हैं RT, है ना। ये हम इस फॉर्म में इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, हाँ है ना। ये क्या इसकी मोलर फॉर्म है ना। अब इस इक्वेशन को अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो बच्चों हम पाएंगे कि आप देखो कि PVM स्क्वायर, है ना, प्लस A इंटू क्या हो जाएगा, ये दोबारा पूरा का पूरा किस में होगा, डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा, VM स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा VM माइनस बी इज इक्वल टू RT। अच्छा, इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, इसको और फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास कि P इंटू VM क्यूब, है ना, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है PVM स्क्वायर इंटू माइनस बी, ठीक है, प्लस A इंटू VM, राइट, इंटू माइनस ऑफ AB, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा RT इंटू VM स्क्वायर, है ना। समझ में आता है सर। तो फाइनली क्या है P इंटू VM क्यूब, इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें और VM स्क्वायर माइनस PB माइनस RT और VM स्क्वायर वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एक साथ लिख लिया, है ना। सिंपल सी बात है सर, हाँ यस सर, हम ऐसे कर सकते हैं। और A इंटू VM माइनस AB, ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई, है ना। अब बच्चों क्या पूछ रहा है पेपर वाला, जो पेपर में पूछा गया आपसे क्या पूछा गया, यस, पेपर में क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ VM स्क्वायर, मतलब इसका कोफिशिएंट, राइट, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ये, तो कोफिशिएंट की वैल्यूज क्या आ गई, राइट। VM स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा माइनस PV माइनस RT, है ना, बाय किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, VM का कोफिशिएंट। VM का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे A, राइट। तो कहीं ना कहीं आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा क्योंकि सारे वैल्यूज तो पॉजिटिव हैं और ये वैल्यूज हमें डालनी है ना। अब मेरे को पता है यार कि बच्चों अगर आप यहाँ पे देखोगे फाइनली तो यस, तो A की वैल्यू मुझे पता है, यस मेरे को पता है, R की वैल्यू मेरे को पता है, टेम्परेचर की वैल्यू पता है, और मेरे को B की भी वैल्यू पता है, हाँ है ना।
बी की भी वैल्यू मेरे को पता है ना, और एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज 300। और फाइनली अब क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है। आपको क्या करनी है, फाइनली कैलकुलेशन करनी है इसमें। तो फाइनली जब आप कैलकुलेशन करोगे, फाइनली आप जब कैलकुलेशन करोगे बच्चों, बच्चों अब आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज डालनी है ना, सीधा क्या डालनी है, वैल्यूज। तो माइनस पी इंटू बी माइनस आर टी बाई ए। प्रेशर की वैल्यू कितनी है यार, 300। बी की वैल्यू कितनी है, बी कहाँ है, बी 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 0.060 है ना। यूनिट्स का जरूर ख्याल रखना बच्चों, माइनस 0.0821, यस, माइनस 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300, टेम्परेचर भी क्या 300, और ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 6 दी हुई, राइट। तो फाइनली जब आप पूरा आंसर को कैलकुलेट करोगे तब आपको क्या करना है, इस सारी वैल्यूज को डालना और आंसर कैलकुलेट करना। बस इसमें क्या था, कैलकुलेशन ज्यादा थी, है ना, इसमें क्या थी, कैलकुलेशन ज्यादा थी। तो फाइनली अब जब उसको कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर आएगा वो -7.1 आएगा, -7.1 आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। देख लो इसको सोल्यूशन को बच्चों, फिर आगे मूव करते हैं, राइट। देखें इसको, राइट, चलते हैं आगे, राइट। Consider an ideal gas equation. The expansion work done when 144 grams of water is electrolyzed under constant pressure. Thermodynamics से related है, बेहद आसान क्वेश्चन है। Consider an ideal gas behavior. The expansion work done when 144 grams of water is electrolyzed under constant pressure at 300 Kelvin. बच्चों एक पहले तो ये बताओ, जब वाटर का आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, है ना, किसका करोगे, वाटर का, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। अब आपको पता है वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर कैसे होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। और किसी भी रिएक्शन को सेम फॉर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एन जी आर टी, है ना। ये एक फॉर्म भी लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन, जब हमें कोई भी रिएक्शन दिया हो, सेम माइनस पी डेल्टा वी को माइनस डेल्टा एन जी आर टी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या पॉइंट बच्चों समझ में आता है, राइट। अब आप इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू देखोगे, नेगेटिव है। डेल्टा एन जी वैल्यू कितनी है, 1 + 1/2, दैट इज 3/2 -1, है ना, कि क्योंकि 1 + 1/2 -1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो 1/2, है ना। आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। लेकिन बच्चों 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 ये पूरी जो वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मोल के लिए है बच्चे। आप प्यारे बच्चों, कितने मोल के लिए, एक मोल। लेकिन हमें कितनी क्वांटिटी दी हुई है यहाँ पानी की, 144 ग्राम ना। तो 144 ग्राम्स में 144 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे, 144 ग्राम्स में कितने मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे। तो अगर आप देखोगे इसमें 9, 72 और फाइनली कितने हो जाएंगे 8 मोल्स। तो अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे फाइनली, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो फाइनली, है ना। तो कितने मोल्स आ गए आपके पास, 8 मोल्स। तो इसको, इस पूरे जो वैल्यू है, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 8 से। तो फाइनली जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो बच्चों क्या आएगा आंसर, सोचो जरा, जस्ट ट्राई योरसेल्फ, क्या आ सकता है इसका आंसर फाइनली। फाइनली इसका आंसर क्या आ सकता है जब हम इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे। तो फाइनली अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो जो फाइनल वैल्यू आती थी वो आती थी -29.88। अगेन देखो कैलकुलेशन थी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स बेसिक लेवल पे अच्छा पढ़ा होता तो, ठीक है ना, तो क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन आप कर सकते थे। और आंसर किसमें आएगा, किलो जूल में, क्योंकि किलो जूल में पूछा होता है। यस, चलते हैं आगे। द मोनोमर X इज इन्वॉल्व इन द नाइलॉन 66 gives the positive कार्बोलामाइन टेस्ट। बिल्कुल सही बात है यार, नाइट्रोजन तो कार्बोलामाइन टेस्ट देगा। If 10 moles of X are analyzed using Duma method, the amount of nitrogen gas involved is this। एक बात बताओ, नाइलॉन 6 क्या होता है बच्चों, नाइलॉन 66 कैसा होता है, नाइलॉन 66 कैसा होता है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझना हमारे लिए जरूरी है ना। नाइलॉन 66 में 2 नाइट्रोजन होंगे, है ना, नाइलॉन 66 में 2 नाइट्रोजन होंगे, और वो 2 नाइट्रोजन फिर क्या देंगे, N2 देंगे, है ना, क्या देंगे, N2 देंगे। अब मुझे बताओ कि नाइलॉन 66 का फॉर्मूला याद करो, क्या हो सकता था। नाइलॉन 6 का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, बताओ। नाइलॉन 6 का क्या फॉर्मूला हो सकता था, CH2 NH2 NH2, है ना, CH4 NH2 NH2। अब इसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर इसमें ड्यूमास मेथड हम लगाएंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, ड्यूमास मेथड, तो पक्की सी बात है यार, इसके सारे नाइट्रोजन जो है गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इसके आपने कितने मोल्स लिए हुए हैं, 10 मोल्स। तो अगर आपने इसके 10 मोल्स लिए हो तो ये कितने मोल्स रिलीज कर देगा नाइट्रोजन के यार, 10 N2 तो रिलीज करेगा, 10 N2। अब मुझे एक बात बताओ, एक नाइट्रोजन का मास 28 होता है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 280 ग्राम ऑफ N2 इन्वॉल्व। सिंपल यार, है ना आसान बच्चों। आई होप आप इसको कर सकते थे, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा अगर आप ड्यूमास मेथड अगर आपने पढ़ा होता तो ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो आप इसको बेहद आसानी से कर सकते थे, है ना। चलते हैं आगे। ओके, यस, द रिएक्शन सीक्वेंस फॉर द गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 16 मोल्स ऑफ एक्स। मतलब इसके कितने मोल्स लिए हुए हैं, 16 मोल्स। ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सीरीज ऑफ स्टेप्स में दिए होते। अच्छा, बच्चे थोड़े से पैनिक करके होंगे यार सर इतने सारे स्टेप हैं, लेकिन अगर आप इसके एक एक रिएजेंट को देखोगे तो काफ़ी आसान था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 16 मोल्स ऑफ एक्स। द यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच स्टेप इज गिवन बिलो। द अमाउंट ऑफ एस, तो हमें बताना एस कितना बनेगा। अब बच्चों मुझे बताओ, एक्स पे ये रिएजेंट डाले और ये बना और ये 100% बना, तो पहले बताओ पी क्या बनेगा। अब मुझे बताओ यार, ये वाला जो रिएजेंट आपने पढ़ा बच्चों, एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ ना, ये जो रिएजेंट है, अगर आपके पास ऐसा कुछ अराइल ग्रुप है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, वुड्स फिटिंग वाले रिएक्शन से याद आ रहे हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, है ना। तो फिटिंग रिएक्शन हो रहा होगा, तो आप क्या करोगे, ऐसी दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दोगे, है ना, क्योंकि फिटिंग रिएक्शन हो रहा होगा, तो आप ऐसा करोगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन आपको याद आ रहा होगा, तो आप ऐसे दो यूनिट्स को आपस में क्लब कर दोगे, तो फाइनली आपके पास पहला क्या बनेगा इसमें, तो आपको क्या बनेगा, यस, ओके फाइन। ये ब्रोमीन की जगह आप एक और ऐसी यूनिट लगा दोगे, है ना, इस ब्रोमीन की जगह आप एक ऐसी यूनिट और लगा दोगे। क्या बच्चा पॉइंट समझ में आ रहा है, यस सर समझ में आता है। अब आपने ये तो पहले से पढ़े हुए थे, तो ये आप अब भी दिखाओगे, है ना, सॉरी, यस ठीक है। सिमिलरली यहां भी ये भी ऐसे दिखेगा, है ना, समझ में आता है सर, बिल्कुल। अब आपने इसमें पानी डाला, अब जैसे बच्चा इसमें पानी डालोगे तो ये वाले बॉन्ड जो हैं, ये वाले जो बॉन्ड हैं वो तो ब्रेक कर जाएंगे ना यार, वो वाले बॉन्ड क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। तो फाइनली जब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे तो फाइनली आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, तो फाइनली एक जगह आपको CHO बनेगा और दूसरी जगह भी CHO बनेगा, और ये क्या बनेगा P, और 100% यील्ड है। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे दो यूनिट्स बन गए ना, 8 8, तो इसके भी कितने मोल्स बनेंगे, 8 मोल्स, तो ये आपका P होगा जिसकी यील्ड कितनी है, 100%। अब लेट्स मूव अहेड, ओके लेट्स मूव अहेड। अब P किस में कन्वर्ट हो रहा है, Q में। अब ये बताओ पहला रीजेंट कौन सा यार, NOH, तो कहीं ना कहीं यार बच्चों बताओ क्या हो रहा होगा, NOH है, डेल्टा है, और आपने CH3O पॉजिटिव डाला है, तो कहीं ना कहीं कैनी-ज़ेरो रिएक्शन होगा ना, एल्डिहाइड विदाउट क्या, एल्डिहाइड विदाउट क्या बच्चों, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, Q क्या मिलेगा, तो Q बच्चों ऐसा मिलेगा आपको कहीं ना कहीं कि एक CH2OH बन जाएगा, है ना, और एक जो है आपको एक पूरा का पूरा जो है रिड्यूस हो जाएगा। हाँ सर पॉइंट तो समझ में आता है सर, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा ही बनेगा। तो आपके पास ये क्या बन गया, Q, लेकिन इसके 8 मोल्स थे तो इसकी 50% यील्ड है, तो फाइनली इसके कितने मोल्स बनेंगे बताओ, इसके कितने मोल्स, Q के कितने मोल्स बनेंगे, 4 मोल्स। एक बार ये स्टेप्स देखो ध्यान से, P एंड Q तक के देखो, फिर आगे चलते हैं। जस्ट सी दिस बच्चों, राइट, इसके कितने मोल्स बनेंगे, समझ में आ गया बच्चों। तो यहां हमने Q तक की हानि कर ली, अब चलते हैं आगे। और अब बच्चों NaOH इन कैल्शियम ऑक्साइड, याद करो यार ये कौन सा स्टेप है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सा है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, है ना बच्चों। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में फर्दर क्या होगा, R डालेंगे तो मतलब ये डालेंगे तो क्या बनेगा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बनता है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन डालोगे तो ये पूरा का पूरा COH उड़ जाएगा, है ना, और हीट भी लिया हुआ है, तो फाइनली आपके पास क्या बनेगा, ये CH2OH तो एज इट इज, और यहां से अब ये COH CO2 के फॉर्म में उड़ जाएगा, है ना, और यहां सिर्फ कुछ नहीं बचेगा, अब ये बचेगा। अब इसकी भी 50% यील्ड है, तो इसके फाइनली अगर 4 मोल्स है तो कितने मिलेंगे, 2 मोल्स, और आपके पास ये क्या है R, ये क्या Q, ये क्या P, है ना।
अब और आगे रिएक्शन चल रहा है, देखो स्टेप बाय स्टेप अगर आपको रिएजेंट्स याद है तो हो जाता। अब CH2OH में आपने PbR3 मार डाला, तो इसका मतलब ये जो रिएजेंट है बच्चों याद आ रहा है, ये अल्कोहल्स में हमने पढ़ा था, PbR3 क्या करता है, OH की जगह क्या डाल देता है, Br लिया है। तो फाइनली T क्या बनेगा, फाइनली ये CH2Br बनेगा और ये ऐसे बनेगा, है ना। और क्योंकि अभी फर्दर 50% यील्ड है तो इसके कितने मोल्स मिलेंगे, सिर्फ 1 मोल। कितने मोल मिलेंगे, 1। तो ये T के मोल्स है ना। अब T जो है बच्चों फर्दर रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्राइड के साथ, है ना। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, सोडियम हाइड्राइड के साथ। और फाइनली बच्चों जब ये सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मुझे बताओ। सोडियम हाइड्राइड इज अ सोर्स ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल नो। अब मुझे बताओ क्या बनेगा, सोचो। ये स्टेप अब आप कर सकते हो, सोडियम हाइड्राइड है, ब्रोमीन है, आप क्या करवा सकते हो इससे, सोचो आप क्या करवा सकते हो इससे, बताओ क्या करवाया जा सकता है बच्चों, राइट। ओके, लेकिन इसमें साथ साथ जो है आपको R भी दिया हुआ है, मतलब इसका रिएक्शन आपको R से भी करवाना है। R क्या था, ये। ओके सर, सोडियम हाइड्राइड भी दिया और R भी दिया, तो मतलब ये सोडियम हाइड्राइड पहले इसको O नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, है ना। इसको किस में कन्वर्ट करेगा, O नेगेटिव में। मतलब ये क्या बन जाएगा, CH2O नेगेटिव। और ये अब न्यूक्लियोफाइल बनके इस पे अटैक मारेगा और इसको रिप्लेस कर देगा। तो फाइनली मैं आपको ऊपर बना देता हूं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं यहां बनाता हूं, ठीक है ना, ठीक है। और ओके, तो फाइनली CH2 और यहाँ पे O CH2 और ये बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो फाइनली आपको ये वाला जो प्रोडक्ट जो है बनता दिखाई देगा, राइट। अब आप इसका अगर आप जब मास निकालोगे, अच्छा ये भी 50% यील्ड है, तो फाइनली आपके पास बच्चों कितना मोल बन जाएगा इसका, बताओ। फाइनली आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, फाइनली आपके पास क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। फाइन, अब आपको इसका क्या निकालना है, पूरे का मास निकालना। तो इसका मास अगर आप निकालोगे तो कैलकुलेट करो बच्चों, क्या मास निकलेगा इसका, इसका कितना मास निकलेगा, क्योंकि ये 50% यील्ड है तो 1 मोल के कहीं ना कहीं 0.5 मोल्स निकलेंगे, 0.5 मोल्स निकलेंगे। और फाइनली जिसका आंसर आएगा, अगर आप इसके सारे को कार्बन को हाइड्रोजन को कर लोगे तो आंसर कहीं ना कहीं 175 आएगा। कितना आएगा, 175 आएगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसका आंसर जो है कितना आएगा, 175, ठीक है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ना आप इसको आसानी से करते तो हो जाता। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था नो डाउट, और कैलकुलेशंस भी थी, लेकिन आंसर कितना है, 175, राइट। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट मैच ऑफ द ग्रुप रिएजेंट्स इन लिस्ट 1 फॉर प्रेसिपिटेटिंग द मेटल आयन गिवन इन द लिस्ट 2 फ्रॉम द सोल्यूशन। तो बच्चों ये देखेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को देख पाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस से चैप्टर है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। और इस साइड जो है आपको रिएजेंट्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं बच्चों, रिएजेंट्स दिए हुए हैं। तो आपको ये जो है यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पे रिएजेंट्स दिए हुए हैं, राइट। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके आयंस दिए हुए हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि अगर मैं इन रिएजेंट्स को यूज करूंगा तो मैं कौन से आयंस मेरे को मिलना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो एक बार बच्चों इसको देखें एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। एक बार आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन से कैटायंस कौन से ग्रुप के हैं, प्लीज गो हेड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों क्या आपको याद आ रहा है, जब भी मैं हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट हेल्प्स इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ Mn+3 आयन। और कैसे प्रेसिपिटेट करता है, Mn+3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, Mn+2 आयन में, है ना। तो फाइनली तो अगर मैं इसका देखूं तो P का जो सही ऑप्शन होगा इसमें वो कहीं ना कहीं 3 होगा, है ना। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि भाई Q को अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अमोनियम कार्बोनेट यूज हो रहा है, अमोनियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं ना, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों याद रखो, जब भी अमोनियम कार्बोनेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर यूज होता है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी फेमस कंपाउंड विच इज नथिंग बट बेरियम कार्बोनेट,
बेरियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है? बेरियम कार्बोनेट। इसका मतलब ये किसके डिटेक्शन में काम आ रहा है? बेरियम कार्बोनेट, है ना। तो हमें किस फॉर्म में ये जो मिलेगा बेरियम कार्बोनेट में? ये आयन बेरियम 2 पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो Q का जो सही ऑप्शन बन रहा है वो कहीं ना कहीं 4 बन रहा है, राइट। ठीक है सर, समझ में आता है। अब फाइनली ये क्या है? R वाला क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ओके फाइन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, देखें एक बार, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों याद करो ये कहाँ पे, देखो अगर आपको सारे रिएजेंट्स इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के याद थे तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे आराम से, है ना। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो कहीं ना कहीं ये कौन सा आयन की फॉर्मेशन का प्रेसिपिटेट करता था? एल्यूमिनियम +3। और कैसे कि भाई ये किसको कन्वर्ट, इसमें किस में कन्वर्ट कर देता? एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड में। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता? एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, ये बना देता था ये, है ना। तो ये क्या बना देता था? एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। और इसका कंपाउंड का क्या बन जाता था? PPT। और ये किसके लिए फिर काम आ रहा है? ये वाला कंपाउंड जो है कहीं ना कहीं R का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? फिर R का जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? 2, है ना। अब फाइनली फोर्थ जो ऑप्शन है क्या है? पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, है ना। मैं हाइड्रोजन सल्फाइड को पास कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस HCl, राइट। तो एक बार बच्चे अगर हम देखें, आपको एक कंडीशन अगर मैं आपको दिखाऊं दोबारा कि आप हाइड्रोजन सल्फाइड को ले रहे हो और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो यार आपको पता है ना कि सल्फाइड आयन जो है जनरली कॉपर के साथ मिलकर क्या बना देता है? कॉपर सल्फाइड बना देता है ना। तो ये किसके डिटेक्शन में काम आएगा बच्चों? बताओ यार। अब फर्स्ट ऑप्शन। तो यार इन अ वे अगर आपको रिएजेंट्स याद होते तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करते थे। कुछ ज़्यादा इसमें टफ वाली बात नहीं थी। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होंगे अपने पेपर में, और अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर पा रहे होंगे, है ना। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर क्या है कि भाई P का 3, Q का 4, R का 2 एंड S का 1। तो किस में मैच कर रहा है? P का 3 ये गलत, P का 3 गलत, ये भी गलत, P का 3 इन दोनों में बच रहा है, Q का 4 आ रहा है, ठीक है, R का 2 आ रहा था, R इसमें 1 आ रहा, तो ये वाला भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। फाइन, एक बार इस सोल्यूशन को देख लें एंड देन विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज बच्चों देखें जरा, प्लीज इसको देखें, इसके सोल्यूशन को। राइट, तो आगे चलें, लेट्स मूव अहेड। ओके ओके फाइन, ऑलराइट, लेट्स मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। और आगे क्या है अब वो हमें देखना पड़ेगा कि आगे वाले क्वेश्चन में क्या है। हाँ ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शंस इन लिस्ट 2 आर द रिएक्टेंट्स फॉर द नेम रिएक्शन से मेंशन इन लिस्ट 1। कहने का मतलब इन रिएक्शन से बच्चों, इन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा, है ना, जो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, वो किसी दूसरे रिएक्शन के लिए क्या होगा? स्टार्टिंग मटेरियल होगा। क्या होगा बच्चों? स्टार्टिंग मटेरियल होगा। और वो जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा, वो स्टार्टिंग मटेरियल जो रिएक्शन करेगा, वो स्टार्टिंग मटेरियल जो रिएक्शन देगा, वो एक तरीके से बच्चों कैसा रिएक्शन होगा? नेम रिएक्शन होगा। क्या होगा बच्चों? नेम रिएक्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो हम अगर हम यहाँ पे पाएंगे तो पहला रिएक्शन हम देखते हैं, देखिए टोलुइन को रिएक्ट करवाते हैं CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड प्लस H3O पॉजिटिव। तो अगर आप देखें यहाँ पे टोलुइन लिया आपने, है ना, टोलुइन समझते ना क्या? CH3, है ना। यार इसमें आप क्या डाल रहे हो? CrO2 Cl2, है ना, CrO2 ये सॉरी, दोबारा लिख देता हूं, CrO2 Cl2, है ना। क्या डाल रहा हूं इसमें? CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। और दूसरे स्टेप में मैं क्या डाल रहा हूं यहाँ पे? H3O पॉजिटिव। क्या डाल रहा हूं बच्चों? H3O पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको ये याद आ रहा है, CrO2 एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड मैंने यूज किया हुआ है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं कैसा एजेंट है ये?
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है बच्चों? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, तो आपको नहीं लगता यार ये इसे CH3 को किस में कन्वर्ट कर देगा? CHO में, है ना। तो फाइनली सॉरी, ये इस बेंजीन को जो है राइट CHO में कन्वर्ट कर देगा, है ना, राइट। और इसको मैं क्या बोलूँगा? बेंजल्डिहाइड, है ना। क्या बनेगा मेरा? बेंजल्डिहाइड। अब मुझे एक बात बताओ, बेंजल्डिहाइड एक कैसा एल्डिहाइड है यार? एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन है ना, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या आपको याद आ रहा है एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो और वो बेसिक मीडियम में, या ऐसा तरीके का एल्डिहाइड जिसमें नो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो किस तरीके का रिएक्शन शो करता है? बताओ बच्चों। कैनी ज़ेरो, है ना। क्या शो करेगा? कैनी ज़ेरो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन शो करेगा बच्चों? कैनी ज़ेरो रिएक्शन, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाला जो है ऑप्शन फर्स्ट का कौन सा रिएक्शन देगा? एस। क्या देगा? एस, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन का क्या हो जाएगा? एस। या मैं कह सकता हूँ कि भाई एस का जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा, है ना। या मैं मार्क कर देता हूँ, इसका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। तो कैनी ज़ेरो विल बी गिवन बाय दिस। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में क्या भाई? यहीं कर देते हैं बच्चों। सेकंड वाला आपने बेंजोइक एसिड लिया। क्या लिया बच्चों? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड लिया। आपने क्या लिया बच्चों? बेंजोइक एसिड लिया, है ना। आपने बेंजोइक एसिड लिया और इसमें क्या डाल रहे हो? PCl5। क्या डाल रहे हो बच्चों? PCl5। बेंजोइक एसिड में आप क्या डाल रहे हो? PCl5। तो बेंजोइक एसिड में जब आप PCl5 डालते हो तो क्या बनता है? COCl, है ना। COCl, है ना। COCl बनता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेप में आपने क्या डाला है? अमोनिया। अब डालते हैं हम सेकंड स्टेप में अमोनिया डालते हैं बच्चों। सेकंड स्टेप में आप क्या डाल रहे हो? अमोनिया, है ना। तो बच्चों क्या बनता हुआ दिखाई देगा आपको? देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा और इस क्लोरीन को बाहर निकाल देगा और फाइनली आपके पास क्या बनता दिखाई देगा? NH2, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया एक तरीके से। न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया और क्लोरीन को बाहर निकाल दिया। हाँ सर, समझ में आता है। आगे चलते हैं बच्चों। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिया हुआ है? देखो, फिर आपने P4O10 लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? P4O10। अब P4O10 बच्चों एक बात बताओ, P4O10 प्लस हीट प्लस डेल्टा मतलब हीट, है ना। इसका मतलब क्या होता है? हीट। अब P4O10 लिया तो ये एक तरीके से कैसा रिएजेंट होता है बच्चों? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसा एजेंट होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है? कि H2O को निकालना, H2O को निकालना। अब फाइनली CONH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? बताओ। CONH2 जो है फाइनली H2O को क्या करेगा? लूज करेगा। H2O को लूज करेगा और फाइनल क्या बना देगा? C ट्रिपल बॉन्ड है ना। नाइट्राइल ग्रुप बना देगा, है ना। कार्बोनाइट्राइल ग्रुप बना देगा। और अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कौन सा रिएक्शन देता है इन सब में से? याद करो बच्चों। मतलब ये बेंजीन कार्बोनाइट्राइल जो है कौन सा रिएक्शन दे सकता है? किसमें हम C ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा ऐसा रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, जहाँ पे हम C ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हैं? बताओ बच्चों, कौन सा ऐसा ग्रुप रिएक्शन है जहाँ पे हम CN ट्रिपल बॉन्ड को एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज करते थे? बच्चों क्या आपको रिएक्शन याद आ रहा है? यस, बिल्कुल सही याद कर रहे हो आप। स्टीफन्स रिएक्शन। क्यों बच्चों? स्टीफन्स रिएक्शन में आप C ट्रिपल बॉन्ड एन लेते हो और उसको फिर दोबारा किस में कन्वर्ट कर देते हो? एल्डिहाइड में, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो P का जो है P किससे मैच कर रहा होगा? 3 से। P किससे मैच कर रहा होगा? 2 से। सॉरी, P किससे मैच कर रहा होगा? 2 से, है ना। P किससे मैच कर रहा होगा? 2 से। क्या पॉइंट समझ में आता है? यस सर, समझ में आता है। अब तीसरा रिएक्शन देखते हैं, है ना। अब ये वाला रिएक्शन देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन है ना। क्या हमारे पास? नाइट्रोबेंजीन। ओके, नाइट्रोबेंजीन है और आपने इसमें डाला Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो बच्चों आपको यार ये याद होगा, ये NCERT में भी गिवन है। कहाँ यार गिवन है? NCERT में भी गिवन है ना ये। तो ये क्या करता है? इस NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है? NH2 ग्रुप में, है ना। किस में कर देता है? NH2। तो ये क्या बन गया? एनिलीन, है ना।
क्या बन गया, एनिलीन। तो एनिलीन आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है, एनिलीन बनता है ना। अब सेकंड स्टेप में आपने HCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 डाला। सेकंड स्टेप में आपने क्या डाला है, HCl प्लस NaNO2, राइट। तो HCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, डायएजिटाइजेशन कर रही है, HNO2 भी कह सकता हूँ इसको, है ना। तो आपने फाइनली इसको किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हाँ सर समझ में आता है, बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं बच्चों। फाइनली आपने H2O भी लिया है, राइट, HCl लिया है, राइट, ओके फाइन। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 लिया। तो फाइनली मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा रिएक्शन है विच इज गिवन बाय दिस N2Cl? क्या याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है ना, सैंड-मेयर्स रिएक्शन, डायोजेनियम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड, है ना, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सैंड-मेयर्स, है ना। तो अगर मैं देखूं थर्ड का है वो किससे मैच कर रहा होगा, सैंड-मेयर्स। तो यह मैं कह सकता हूँ क्यू का जो ऑप्शन होगा थर्ड होगा, क्यू का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। तो पी का 2 आ रहा है, क्यू का 3 आ रहा है और एस का 1 आ रहा है। ओके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों। एक एक करके हम सारी रिएक्शन को सॉल्व करें डिटेल में ताकि आपको समझ में आ जाए सोल्यूशन, है ना। अब टोलुइन इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2H nu, टोलुइन लिया। अब आपने इसमें क्या डाला, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। मैं दूसरा कलर का पेन ले लेता हूँ, राइट। जैसे आपने इसको H nu के प्रेजेंस में डाला तो ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा ना बच्चों, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा तो क्या बनाएगा, CHCl2। 2 हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएंगे, 2 क्लोरीन, है ना, क्या आ जाएंगे, 2 क्लोरीन, है ना। अब ये 2 क्लोरीन को आपने क्या करा हुआ है, देखो अब ये 2 क्लोरीन के जो क्लोरीन के बाद आपने इसमें डाला H2O, तो वो H2O क्या करेगा यार, हाइड्रोलिसिस करेगा ना यार, क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस। तो जब ये डालेगा तो ये दोनों क्लोरीन एटम्स को क्या कर देगा, निकाल देगा, और क्या बन जाएगा, CH OH और OH, और फाइनली यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा, क्योंकि 2 OH ग्रुप है ना, 2 OH ग्रुप बहुत अनस्टेबल होते हैं, और फाइनली H2O निकल जाएगा, और फाइनली आपके पास क्या बनेगा, CHO, है ना। अब इसमें फर्दर आपने क्या डाला, टोलेंस रिएजेंट, है ना। देख लेते हैं एक बार, क्या इसमें डाला हमने, टोलेंस रिएजेंट, है ना। क्या डाला बच्चों, टोलेंस रिएजेंट। ओके सर, टोलेंस रिएजेंट डाला तो क्या होगा, देखो बच्चों समझते जाएं, टोलेंस रिएजेंट डाला तो इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा ना यार। तो फाइनली आपके पास क्या बनता दिखाई देगा, ये CHO ग्रुप COOH में बन जाएगा, है ना, ये तो आपको पता ही है। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, देखो काफ़ी आसान है, अगर आपने सारे रिएजेंट्स पढ़े होते तो बच्चों आप इनको सॉल्व कर पाते। SO2Cl2, अब याद आ रहा है ना यार, COOH में आप SO2Cl2 घेरोगे, SO2Cl2 तो क्या बनता हुआ दिखाई देगा, COCl, है ना, क्या बनता हुआ दिखा देगा, COCl। भाई क्लोरीन का सोर्स है ना, किसका सोर्स है, क्लोरीन का सोर्स है ना, तो OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl ग्रुप। हाँ सर समझ में आता है, इस OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl ग्रुप, क्या आ जाएगा बच्चों, Cl ग्रुप। ओके फाइन, अब देखें प्लीज, अब आगे क्या करना है, देखो समझो इसको, आगे हम क्या कर सकते हैं आगे, और राइट, ओके फाइन। तो ये COCl बन गया, ओके अब आगे, ऑलराइट, ओके COCl भी बना दिया। अब डाल रहे हैं फाइनली हम अमोनिया। अब अमोनिया जब डालेंगे बच्चों इसमें जब फाइनली अमोनिया डालेंगे, क्या डालेंगे, अमोनिया डालेंगे, तो क्या बनता हुआ दिखाई देगा, इस Cl की जगह क्या आ जाएगा, अमोनिया, है ना। तो फाइनली CONH2, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, बेंजामाइड आ गया ना, एक मतलब अमाइड ग्रुप आ गया, है ना, क्या आ गया, अमाइड ग्रुप। अब याद करो यार, अमाइड ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है। अमाइड कौन सा रिएक्शन देते हैं, अमाइड कौन सा रिएक्शन देते हैं बच्चों, अमाइड कौन सा रिएक्शन देते हैं, सॉरी यस, अमाइड कौन सा रिएक्शन देते हैं, ओके फाइन, ऑलराइट। तो अमाइड फाइनली कौन सा रिएक्शन देते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। तो आर का क्या हो जाएगा, 5, ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन देगा, है ना, राइट, यस और नो, सॉरी ये फोर्थ है ना, सॉरी ये कौन सा है, फोर्थ, सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ, फोर्थ, है ना, यहाँ क्या आ जाएगा, है ना। और अब इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं और समझते क्या होगा, है ना। तो फिफ्थ वाला रिएक्शन में क्या है भाई,
कि हमने एनिलीन लिया, मैं यही समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने एनिलीन लिया, राइट, आपने एनिलीन लिया और आपने इसमें एसिटिक नाइट्राइट डाल दिया, तो ये क्या करेगा, एनहाइड्राइट का फॉर्मेशन करेगा, है ना, क्या करेगा, एनहाइड्राइट का फॉर्मेशन करेगा। और जब ये एनहाइड्राइट का इसमें फॉर्मेशन करेगा बच्चों, अब आपने इसमें क्या डाल रहा है ना, HNO2 सॉरी HNO3 प्लस H2SO4, तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो कि इनमें से किसी भी रिएजेंट के लिए यूज़ नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी ये ऑप्शन मैच करेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें P के लिए क्या आ गया 2, P के लिए आ गया 2, तो ये वाले ऑप्शन तो गलत है, और Q के लिए 3, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता, बचा क्या ये, तो देखो P के लिए 2, Q के लिए 3, R के लिए 4 और S के लिए 1, राइट। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी आसान तो नहीं कहूँगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बट आई गेस अगर आपको रिएजेंट सॉल्व करने आते तो यू कैड हैव इजीली डन दिस, राइट, और काफ़ी फास्ट कर सकते थे, इसमें कैलकुलेशन जैसा तो कुछ था नहीं, है ना, रिएजेंट याद करने थे और आपको डालना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा, और लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन नंबर 16 है और लास्ट क्वेश्चन है, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो मैच द कंपाउंड इन लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन एंड चूज द करेक्ट। ये ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, कि आपको ये सारे रिएक्शन यहाँ पे रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन से टेस्ट दे सकते हैं, है ना, कौन से टेस्ट दे सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं इसको बताऊँ ना कि इसको आप आसानी से, अगर आपको इसको सॉल्व करना है, वैसे इसको आप राइट टू लेफ्ट सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप ये सारे टेस्ट हैं, है ना, ये सारे क्या है, टेस्ट हैं आपके, है ना, ये सारे क्या आपके टेस्ट हैं, है ना, और इस टेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इनमें से रिएक्टेंट चूज कर लेते। भाई ये जो भी टेस्ट है ये कौन सा रिएक्टेंट देगा, ये टेस्ट कौन सा रिएक्टेंट देगा, ये कौन सा रिएक्टेंट देगा, ये कौन सा रिएक्टेंट देगा, ये कौन सा देगा। तो अगर मैं ऑप्शन 4 देखूं, पहले देखो ऑप्शन नंबर 4, इसमें क्या है, लेसाइंस एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ट्रीटेड with dilute HCl followed by addition of FeCl3 gives blood red color। तो बच्चों यार ये कंडीशन तो तब यूज होती है ना जब किसी कंडीशन कंपाउंड में क्या हो, सल्फर एटम हो, है ना, क्या हो, सल्फर की प्रेजेंस हो, है ना, ये तो तभी होता है जब सल्फर की प्रेजेंस हो, है ना, समझ में आता है। तो क्या इनमें से किसी भी कंपाउंड में, इनमें से किसी भी कंपाउंड में सल्फर है क्या, नहीं सर। क्या P में है सल्फर, नहीं। क्या Q में है सल्फर, नहीं सर। क्या S में है सल्फर, नहीं, S तो ऑप्शन है यार, S में सल्फर है, नहीं, राइट। क्या R में सल्फर है, नहीं। तो ये वाला तो किसी में मैच नहीं कर रहा, राइट। इसका मतलब मेरा 4 तो किसी में भी नहीं आना चाहिए, है ना, 4 तो मेरा किसी में भी नहीं आना चाहिए। चलो आगे चलते हैं बच्चों, राइट। ओके, अब जो बड़े स्पेशल टेस्ट होते हैं उसके बारे में 1 मिनट में पता लग जाना चाहिए बच्चों। रिएक्शन विद निनहाइड्रीन गिव्स पर्पल कलर, ठीक है, मतलब उसमें क्या होगा, निनहाइड्रीन है तो इसका मतलब उसमें कौन से अमाइड लिंकेजेस होंगे या पेप्टाइड लिंकेजेस होंगे, कैसे लिंकेजेस होंगे, पेप्टाइड लिंकेजेस होंगे। एंड ऑल्सो रिएक्ट विद FeCl3 टू गिव वॉयलेट कलर। क्या बच्चों ये याद है ना यार, ये तो बहुत फेमस कंडीशन है ना, FeCl3 गिव्स वॉयलेट कलर। और ये कौन सा, ये किस कंपाउंड्स के द्वारा दिया जाता है, जिनमें कैसा प्रेजेंस हो, OH ग्रुप का प्रेजेंस हो। कैसे ग्रुप का प्रेजेंस हो, OH ग्रुप का प्रेजेंस। तो अगर आप इन सभी कंपाउंड्स में देखोगे OH ग्रुप कहाँ कहाँ है, क्या इसमें P में OH ग्रुप हाँ है, क्या Q में है OH ग्रुप, नहीं है। क्या इसमें है OH ग्रुप, ना। क्या इसमें है, ना, राइट। तो मैं अगर बात कहूँ तो 2 का कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है सही, वो क्या होना चाहिए, 2 का जो है P होना चाहिए, है ना, 2 का क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, राइट। या ऐसे कह सकता हूँ कि ऑप्शन यहाँ P क्यों आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि सॉरी P का 2 होना चाहिए, है ना, P का क्या होना चाहिए, 2, P का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है सर, समझ में आता। 4th किसी में भी नहीं आना चाहिए। अब चलते हैं आगे। ओके फाइन, आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट विल गिव निनहाइड्रीन टेस्ट एंड ऑल्सो इट डज नॉट गिव पॉजिटिव, ओके फाइन, ऑल्सो इट गिव्स पॉजिटिव थैलिन टेस्ट। यहाँ नीचे बच्चों क्या लिखा हुआ है, थैलिन, है ना, क्या लिखा हुआ, थैलिन, थैलिन मतलब OH का टेस्ट। तो ऐसे कंपाउंड आपको बताने हैं, ऐसे कंपाउंड आपको बताने हैं कि जिसमें अमाइड के लिंकेजेस भी हों लेकिन वो पॉजिटिव टेस्ट ना दे। और साथ साथ एक और देखो, थर्ड को अगर आप देखेंगे, रिएक्शन विद ग्लूकोज विल गिव कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। यार हाइड्रोजन किसके द्वारा दिए जाते हैं बच्चों, याद करो यार, किसी में भी हाइड्रोजन ग्रुप हो और वहाँ पे आप कार्बोनिल ग्रुप ले लो, है ना, तो ये वाटर का रिमूवल करते हैं और क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन, है ना, क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन। और इसी को मैं क्या बोलता हूँ, हाइड्रोजन। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, द रिएक्शन विद ग्लूकोज विल गिव
कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वही दे सकता है जिनमें कैसा ग्रुप हो, हाइड्रोजन ग्रुप हो। तो क्या किस में है ये, क्या इसमें हाइड्रोजन ग्रुप है? ना। क्या इसमें है? ना। क्या इसमें है? ना। क्या इसमें है? यस इसमें है। तो 3 एस का क्या होना चाहिए? 3, है ना। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, है ना। समझ में आता है सर? पी का 2 होना चाहिए और एस का 3 होना चाहिए। अब ब्लड रेड कलर वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। यस ये वाला, द रिएक्शन विद फिनाइल डाइओजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई। यार एक बात बताओ, येलो डाई जो है, राइट, येलो डाई जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? जिसमें एमिनो ग्रुप हो, है ना, राइट। कैसे ग्रुप हो? एमिनो ग्रुप, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इन सब में से फ्री अमीनो ग्रुप किस में है? मैंने क्या बोला, इसमें फ्री अमीनो ग्रुप किस में है? तो अगर आप यहाँ सारे ऑप्शंस में देखोगे तो आर में ऐसा है कि फ्री अमीनो ग्रुप है ना। आर में क्या है? फ्री अमीनो ग्रुप है, राइट। तो अगर मैं एक बार देखूँ तो क्या हो सकता है? देखो, आई यूज अ डिफरेंट कलर पेन, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए। तो यस, राइट, यहाँ पे एनिलीन है, राइट, और इसमें आपने क्या डाला? NaNO2 HCl, है ना, या HNO2 भी वो आपको दे सकता था, है ना। तो जब आप इसमें HNO2 डालते हो तो बच्चों क्या बनता है? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हाँ सर, सिंपल सी बात है। और फिर फाइनली बच्चों, अब देखो येलो डाई कैसे? अब मान लो ये आपके पास कंपाउंड है, राइट, ये आपके पास सिंपल कंपाउंड है और ये आपके पास कोई डाइओजोनियम सॉल्ट है और इसमें आप क्या डाल देते हो? एनिलीन। तो ये ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं ना। और कैसे जुड़ते हैं? देखो, यहाँ पे NH2, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और ये ऐसे जुड़ जाता है ना। और ये कहीं ना कहीं कौन सा कलर देते हैं? कैसा कलर देते हैं बच्चों? ये येलो डाई। कैसा कलर देते हैं बच्चों? येलो डाई। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं, मेरे पास जो आर ऑप्शन है, आर में कौन सा मैच कर रहा है? फर्स्ट, है ना। आर में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यार? फर्स्ट। मेरा एस भी, मैंने पी भी मैच करवा लिया, मैंने अपना आर भी मैच करवा लिया, अब मैंने एस भी मैच करवा लिया। अब मैं क्यू को देखता हूँ, क्यू थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि यार 4 तो किसी में नहीं आना चाहिए, राइट। सॉरी यार, आपको ये पता है 4 तो किसी में नहीं आना चाहिए, है ना। तो आप पहली बात, इसको जल्दी सॉल्व करने का तरीका ये भी कि 4 किसी में नहीं आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। और इसमें भी S4 है तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट। अब इसको वैसे सॉल्व करते हैं भाई। रिएक्शन विद फिनाइल डाइओजोनियम सॉल्ट, क्या यहाँ पे कोई भी फ्री अनिलिन ग्रुप है जो इसके साथ रिएक्ट कर सकता है? नहीं। तो येलो डाई तो बनाएगा ही नहीं, सिंपल, पहला पॉइंट सही है। रिएक्शन विद एनहाइड्रिन गिव्स पर्पल कलर एंड आल्सो इट रिएक्ट्स विद FeCl3 टू गिव वॉयलेट कलर। क्या यहाँ पे कोई सॉरी, क्या यहाँ पे कोई फ्री OH ग्रुप है? क्या यहाँ पे कोई फ्री OH ग्रुप है? नहीं, राइट। अगर यहाँ पे कोई फ्री OH ग्रुप नहीं है तो ये वाला टेस्ट तो देगा कैसे, है ना, राइट। देगा तो देगा कैसे, राइट। क्या ये वाला टेस्ट देगा हाइड्रोजन? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है तो ये वाला टेस्ट भी ये नहीं देगा, ये वाला भी नहीं दे रहा, ये वाला भी नहीं दे रहा, सल्फर वाला तो वैसे नहीं देगा। अब देखो फिफ्थ वाला, आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा सकता हूँ? हाँ सर, करा सकता हूँ। और फाइनली क्या बनेगा भाई? आप ये वाले बॉन्ड तोड़ दोगे, है ना, अमाइड वाले लिंकेजेस तोड़ देते हो। जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो आप क्या करते हो? अमाइड वाले लिंकेजेस तोड़ देते हो, है ना, फाइन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक कंपाउंड मिलेगा, राइट। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, NH2 और यहाँ पे क्या बनेगा? OH, है ना। तो क्या इसमें कोई फ्री OH ग्रुप है? नहीं यार, ये OH इसका थोड़ा ना है, OH वाला, ये तो कार्बोक्सिलिक का है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है, तो ये वाला टेस्ट तो ये नहीं देगा, मतलब OH मतलब निन हाइड्रेन टेस्ट देगा, क्योंकि इसमें अमाइड लिंकेजेस है, अमाइड लिंकेजेस है, तो ये वाला टेस्ट तो ही देगा। तो मतलब क्यू का ऑप्शन जो आना चाहिए फिफ्थ आना चाहिए। क्यू का क्या ऑप्शन आना चाहिए? फिफ्थ। क्यू का क्या आएगा? फिफ्थ। तो पी का 2, क्यू का 5, आर का 1 और एस का 3। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, राइट। लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन। ओके, नो फर्दर क्वेश्चंस। ओके फाइन। ओके सो बच्चों, अब हमने कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आप एक बार
दोबारा अपने ऑर्गेनिक के नोट्स को, इनऑर्गेनिक के नोट्स को दोबारा रिवाइज करिएगा जल्दी, और इन क्वेश्चंस को दोबारा लगाने की कोशिश कीजिएगा। और आई एम डैम श्योर कि अगर आपने रिवीजन अपना अच्छे से किया, अपने रीएजेंट्स एनसीईआरटी के पढ़े हैं, अपने जेईई एडवांस के पीवाईक्यू निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे। और कहीं ना कहीं अगर मैं पेपर की बात करूँ तो इट वॉज ऑन मॉडरेट साइड, ईजी टू मॉडरेट साइड ही कहूँगा। कुछ ऐसा नहीं था जो बहुत आउट ऑफ द वे पूछ लिया हो, जिसका कुछ आइडिया ना लग रहा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे, लेकिन दैट्स व्हाट द जेईई एडवांस इज फॉर, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके अलग अलग नॉलेज को ये टेस्ट भी कर रहा था, और जब हम यहाँ पढ़ रहे थे तो यहाँ भी आपसे अलग अलग चीज़ों के बारे में ये पूछ भी रहा था, है ना, कि अलग अलग आयंस आपको दे रहा है। और उसके बाद जो है ये अलग अलग रिएक्शन कंडीशंस थी, ये भी बड़ा क्वेश्चन था, तो इसको आपको आखिरी में ही करना था, है ना, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, राइट। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था, इजीली डूएबल फास्टली, ये भी आसान था। कैलकुलेशन थी इसमें ज़्यादा। इसमें अगर मैं कहूँ, देखो अगर मैं सारे क्वेश्चंस का एक बार में अगर आपको बताऊँ, राइट, ये बहुत जल्दी हो सकता था, विदिन 1 मिनट हो सकता था ये, राइट, बहुत आसान था, राइट। ये भी विदिन 2 मिनट्स मैक्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता था तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे, राइट। ये भी अगर किसी को रिएक्शन से आता तो ये भी नॉट मोर देन आई गेस 2 मिनट्स, राइट, आसानी से कर सकते थे आप बच्चों, राइट, नॉट मोर देन 2 मिनट्स, ओके, नॉट मोर देन 2 मिनट्स। हाँ, इस क्वेश्चन में शायद ऑर्गेनिक का जो है ये क्वेश्चन जीओसी पे बेस्ड है, तो इसमें आपको शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लाइक 5 मिनट्स और 4 मिनट्स, क्योंकि आपको अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें निकालने थे, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे से थे। तो और हमेशा याद रखना यार, जहाँ पे आप रिंग पे नेगेटिव के आसपास नेगेटिव चार्ज बना दो, वो एरोमेटिसिटी आपको एक बार देखनी पड़ेगी। जहाँ एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा, वहाँ एसिडिक नेचर भी ज़्यादा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। ये क्वेश्चन भी आई गेस नॉट मोर देन 3 मिनट्स। अगर आपको आइडिया पता है एमओटी अगर अच्छे से आती है तो आप इस क्वेश्चन को विदिन 3 मिनट्स कर सकते थे, लास्ट 4 मिनट्स, राइट। हाँ, ये क्वेश्चन में कहने को ये छोटा है क्वेश्चन, लेकिन हाँ, इट वुड हैव टेकन 5 to 8 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या डेटा याद है। तो ये क्वेश्चन था, आपको दिखने में छोटा है, लेकिन आपको यार अगर इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन आती थी तो जल्दी कर सकते थे, अदरवाइज इट वुड हैव टेकन 5 to 8 मिनट्स, ओके। सिंपल क्वेश्चन, नॉट मोर देन 4 मिनट्स। क्वेश्चन आसान था, लेकिन थोड़ा सा आइडियाज़ लगाने थे, अलग अलग ऑप्शन चेक करने थे, तो नॉट मोर देन 4 मिनट्स। इसको अगर मैं देखूँ, हाँ, कैलकुलेशन थी, तो आई विल टेक 4 मिनट्स वंस अगेन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, अगेन आइडिया था, तो आई गेस 5 मिनट्स। अगर पहले तो क्योंकि आपको केस बताना था, वीक एसिड के केस में, वीक एसिड जो था उसके केस में आपको इसका केस बताना था, है ना। तो अगर आपको केस आपको आइडेंटिफाई करना था, तो इट वुड हैव टेकन कि भाई आपने 4 मिनट कैलकुलेशन में ले लिए और 2-3 मिनट सोच ले, तो यस, इट वुड हैव टेकन 7 to 8 मिनट्स टू सॉल्व, राइट। 7 to 8 मिनट्स लग जाते हैं, फाइन, राइट। और ये मोलर वॉल्यूम पे था, वेंडर्स वॉल पे। क्वेश्चन आसान था, लेकिन कैलकुलेशन थी, तो इट वुड हैव टेकन अराउंड 7 मिनट्स। इस तरह के क्वेश्चन को यार आखिरी में करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम आपका ले लेते हैं ना, फाइन, समझ में आता है। अगेन आपसे वर्क डन पूछ रहा था, 3 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, काफ़ी आसान था, राइट। अगेन अगर कॉन्सेप्ट एकदम से हिट हो गया तो 3 to 4 मिनट्स लास्ट, 3 to 4 मिनट्स, ओके, फाइन। तो और ये, हाँ, इट वुड हैव टेकन, इसमें आपको कम से कम 15 मिनट लगे होंगे, राइट। इसमें 15 मिनट लगेंगे यार, सोचना था, राइट, है ना, आपको एग्जाम प्रेशर में सोचना भी, तो 15 मिनट लगे होंगे, हार्डली 4 to 5 मिनट्स। अगर रिएजेंट्स याद है तो यू वुड हैव डन दिस, ओके। एंड फाइनली एंड दिस वुड हैव टेकन अगेन 10 मिनट्स अगेन लिए होंगे, है ना। और फाइनली अगेन, या ऑफ कोर्स इट वुड हैव टेकन 5 मिनट्स। अगर आप यहाँ राइट से लेफ्ट चलते तो 5 मिनट करते, यहाँ से यहाँ चलते तो गलत भी हो सकते थे और टाइम भी ज़्यादा लगता। तो आपको कई क्वेश्चन में जज करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट चलना चाहिए, राइट टू लेफ्ट, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं अगर मैं देखूँ पोस्ट एनालिसिस, है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चों 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो 10 से 15 मिनट ले रहे थे, है ना। और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो 5 to 7 मिनट्स ले रहे थे, और बाकी जो 6 से 7 क्वेश्चन जो थे
वो कहीं ना कहीं विद इन 3 to 4 मिनट्स वुड हैव बीन सॉल्व, राइट। तो ये जो था पूरा टाइम फ्रेम था। तो आई गेस पेपर इजी टू मॉडरेट साइज था। आई होप आपको आज के जो सोल्यूशंस हैं बच्चों पेपर 1 के बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप यू रियली अप्रिशिएटेड दिस वीडियो, एंड फॉर मोर सच informative videos keep following Pooran's Career Education. Bye bye, Jai Hind.